Hello everyone, this is Ayush Srivastav. Welcome back to a brand new video of Blade Learner K12. And in today's video, we will furthering our discussion on French Revolution. तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज उसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारा टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इस टॉपिक में हम लोग स्लेवरी के बारे में जानेंगे, रीजंस को देखेंगे बिहाइंड स्लेवरी, और एक टर्म है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ एबॉलिशन पर भी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऑथर कौन थे? आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, जीन जैक रूशो, मोंटेस्क्यू और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, और हम लोग डिस्कशन भी करेंगे क्वेश्चन पर वीडियो के लास्ट में। और ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डेली अपलोड होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी को बहुत ही ईजी में समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम लोग उन रीज़न की बात करेंगे जिसके कारण फ्रांस में स्लेवरी इतना ज़्यादा होता था। उसके बाद एक टर्म है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर फाइनली एबॉलिशन पर बात करेंगे। रीजंस की बात करें तो जैसे ब्रिटेन के कॉलोनीज हुआ करते थे पहले, जैसे इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल रूल होता था। आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, इन सभी जगहों पर पहले ब्रिटेन का रूल हुआ करता था। वैसे ही फ्रांस की भी कॉलोनीज होती थी। तो कहाँ होती थी ये कॉलोनीज? तो अमेरिका के आउटर रीजन में कैरेबियन सी है, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको कैरेबियन आइलैंड भी बोलते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आपने कुछ आइलैंड के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि सैम डोमिंगो, जमाइका। जमाइका तो आपने सुना ही होगा, हमारे उसेन बोल्ट वहीं से बिलोंग करते हैं, और हमारे क्रिकेट के यूनिवर्सल बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल भी वहीं से बिलोंग करते हैं। तो कैरेबियन आइलैंड में जैसे जमाइका है, उसी तरह से 3 और टापू थे, आइलैंड थे, मार्टिनिक, ग्वाडलूप और सैम डोमिंगो। इन तीनों टापू पर फ्रांस का रूल था। फ्रांस इस पे रूल करता था, और इन तीनों टापू पर कुछ कमोडिटीज़ की काफ़ी अच्छी खेती होती थी, जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब की बहुत अच्छी सप्लाई होती थी। और क्योंकि यहाँ फ्रांस का रूल हुआ करता था, तो फ्रांस के जो हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पर ज़मीन एक्वायर करते थे और प्लांटेशन बैठाते थे, खेती करते थे, और जो कमोडिटीज़ होती थी उनको बेचकर पैसे कमाते थे। और ऐसे बहुत सारे प्लांटेशंस थे जिसके ओनर फ्रांसीसी होते थे। तो उन प्लांटेशन पर काम करने के लिए ऑब्वियसली कुछ वर्कर्स, एक बड़े अमाउंट में वर्कर्स और लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो वर्कर्स और लेबर्स आते कहाँ से थे? तो आप सोच रहे होंगे कि वर्कर्स या तो उन्हीं आइलैंड पर से एक्वायर किए जाते होंगे, या फिर प्लांटेशन की ओनर फ्रांस से ही वर्कर्स और लेबर्स को भिजवाते होंगे ताकि वो प्लांटेशन पर काम कर सके। बट दैट वाज नॉट द केस। फ्रांस से वर्कर्स और लेबर्स नहीं आते थे, क्योंकि एक तो दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लगभग 8000 किलोमीटर्स। तो सी रूट ही एक ओनली ऑप्शन था। तो अगर फ्रांस से वर्कर्स और लेबर्स जाते, तो उनकी फैमिली तो फ्रांस में ही थी, वो लोग हर कुछ टाइम पर फ्रांस आते, उसमें कॉस्ट बहुत लगता और टाइम भी, क्योंकि सी रूट है तो टाइम तो लगेगा ही। और ओनर्स को भी बहुत ज़्यादा पेमेंट करना होता था वर्कर्स को, क्योंकि अगर कोई वर्कर दूसरे देश जाकर काम कर रहा है, दूसरे लैंड पर जाकर काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा पेमेंट लेगा ही। और भी रीज़न्स थे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टोटली अनफेमिलियर लैंड हो जाता है, तो फ्रांस से तो वर्कर्स और लेबर्स लाना बहुत मुश्किल था। अब दूसरा ऑप्शन था कि उन आइलैंड पर के लोगों को ही एक्वायर किया जाए और उनसे ही काम किया जाए। ये तो बहुत आसान था। बट अगर ये लोग एज अ वर्कर और लेबर काम करते, तो ये लोग वेजेस लेते, या जो लेबर्स थे वो वेजेस लेते, और जो मैनेजमेंट में लगे होते थे वो लोग सैलरीज लेते। बट सैलरीज और वेजेस तो वो लोग लेंगे ही, कोई भी आपके लिए काम करेगा तो पैसे तो लेगा ही। लेकिन एक काम को करने के लिए अगर आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हो, तो आप उसी ऑप्शन को पिक करेंगे जिसमें आपके एफर्ट्स कम लगे या फिर आपके रिसोर्सेज कम लगे। और ऐसा ही एक ऑप्शन था टू बाई अ स्लेव, गुलाम खरीदना। अगर एक बार आप स्लेव को बाई कर लेते,
तो एक तरह से वो आपकी कठपुतली बन जाती। आप जो चाहे वो करा सकते थे स्लेव से और पे भी नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे ईज़ी ऑप्शन था। जितने भी प्लांटेशन के ओनर होते थे, वो बड़े-बड़े अमाउंट में स्लेव खरीदते थे और सबको शिप में पैक कर कर उन आइलैंड पर भिजवा देते थे। और बस प्लांटेशन के ओनर्स ही नहीं, अलग-अलग कामों के लिए सभी लोग स्लेव्स खरीदते थे। सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड स्लेवरी। तो हमने ये जान लिया कि स्लेव्स बहुत बड़े नंबर में खरीदे जाते थे। तो आखिर स्लेव आते कहाँ से थे? इसको जानने के लिए हमें ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ना होगा। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड दरअसल 3 देशों के बीच स्लेव ट्रेड होती थी, उसको बोलते थे। मैप के जरिए आपको समझाता हूँ। ये है फ्रांस, ये है साउथ अफ्रीका और ये है अमेरिका। तो होता क्या था कि फ्रांस के मर्चेंट्स जो थे वो अफ्रीका जाते थे और वहाँ से लोकल सरदार्स से जो चीफ होते थे उनसे स्लेव खरीदते थे और वहाँ से वो स्लेव को फ्रांस लाते थे। और दो पोर्ट्स थे, दो बंदरगाह थे जहाँ पर स्लेव की बोली लगती थी, बोर्डक्स और नैंटिस। इन दो पोर्ट्स पर प्लांटेशन के ओनर आकर स्लेव खरीदते थे और उन्हें वहीं से शिप में पैक करके अमेरिका के लिए रवाना कर देते थे। और अमेरिका पहुंचने पर उन स्लेव को उनके प्लांटेशन पर भेज दिया जाता था। और इसी तरह ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड तीनों देशों के बीच होती थी। अब फाइनली अब एबॉलिशन की बात करते हैं। तो हमने ये जान लिया कि फ्रांस के हाई क्लास के लोग और जो बिजनेसमैन हो गए वो लोग स्लेव खरीदते थे। तो जब तक फ्रांस में मोनार्की थी तब तक तो ऑब्वियसली स्लेवरी के खिलाफ कोई चर्चा भी नहीं होती थी। और होगी भी क्यों? पावर में तो हाई क्लास के लोग हुआ करते थे। वो लोग स्लेवरी बंद करवाएंगे तो उनके प्लांटेशन पर कौन काम करेगा? उनको पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस रीज़न से किंग लुइस जब तक थे तब तक तो स्लेवरी के खिलाफ कभी बात नहीं होती थी। बट जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ तब आम लोग जो थे वो लोग स्लेवरी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। धीरे धीरे स्लेवरी भी प्रोटेस्ट का एक मुद्दा बनती जा रही थी। तो क्या नेशनल असेंबली ने स्लेवरी बैन कर दिया क्योंकि अब तो मोनार्की नहीं थी, अब नोबेलिटी और क्लर्जी के हाथ में पावर नहीं था, तो अब तो स्लेवरी बैन हो जानी चाहिए? जी नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि नेशनल असेंबली में कौन लोग इलेक्ट होकर आते थे? थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोग जो कि बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट्स होते थे। तो बिग बिजनेसमैन के भी तो प्लांटेशन होते थे फ्रेंच कॉलोनीज में। मर्चेंट्स भी तो स्लेव की खरीद बिक्री करते थे। तो अगर वो लोग स्लेवरी को बैन कर दे तो उनका घर बार कैसे चलेगा, दाना पानी कैसे चलेगा? और इसीलिए स्लेवरी तब तक बैन नहीं हुआ जब तक लेस प्रॉस्पेरस कम्युनिटी पावर में नहीं आती है। उससे पहले बस छोटे मोटे डिबेट होते रहे जनता को दिखाने के लिए, स्लेवरी पर छोटे मोटे डिबेट बस होते रहे। बट फाइनली जब रॉबेस्पियर की सरकार पावर में आई तब जाकर स्लेवरी को एबॉलिश किया गया पूरे फ्रांस से। क्योंकि लेस प्रॉस्पेरस कम्युनिटी जब पावर में आई तो वो लोग समझती थी, स्लेव्स की भावनाओं को समझती थी, उनके साथ रहती थी। तभी उन लोगों ने सोचा कि नहीं, स्लेवरी को सही में बैन करना चाहिए। बट ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड फिर से स्टार्ट हो गया ठीक 10 सालों बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर बनकर आया। और अगेन लोग अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्लेव की खरीद बिक्री करने लगे तब तक जब तक कि पूरे यूरोप में 1848 में स्लेवरी बैन नहीं हो गई। तो ये थी कहानी स्लेवरी की। हमने स्लेवरी के रीजंस भी जान लिए, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी पढ़ लिया और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को भी देख लिया। तो वीडियो को एंड करने से पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो हु वाज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर होगा जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ने इस बुक को लिखा और 1762 में ये बुक पब्लिश हुई और इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट की बातें की थी जीन जैक रूसो ने। इस बुक में कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स के आइडियाज़ दिए गए जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अप्लाई भी किए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जेन जैक रूसो। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉलोड बाय द नोटिफिकेशन आइकन। थैंक यू।